आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए, ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आवाज से लगा कि गोपाल ने खूब पी हुई है। माधवी वहां है या घर चली गई? लड़खड़ाते स्वर में गोपाल ने पूछा। उसके सवाल का बिना जवाब दिए मुत्तु कुमरन ने चौंगा माधवी के कानों में लगाया। वही प्रश्न वैसे ही स्वर में दोबारा उसके कानों में भी पड़ा। मुत्तु कुमरन ने उसके चेहरे पर उगाए भावों को पढ़ने का प्रयत्न किया कि उसके मन में वो पुराना भय अब भी घर किए हुए है या नहीं। उसने आंखें गड़ा कर देखते हुए पूछा, क्या जवाब दूं? पहले भी हम दोनों समुद्र तट पर घूमने गए थे। तब तुमने कहा था कि इन बातों का उन्हें पता न होने पाए। उस समय तुम्हें गोपाल का डर था। क्या अब भी वो डर तुम में है या? बात बात पर पुराने जख्मों को कुरेदना छोड़िए। आज मैं किसी से किसी भी बात के लिए नहीं डरती। आप इन्हें जो भी जवाब देना चाहे दीजिए, मुझसे न पूछिए। उसकी आवाज में जो निश्चय भरा धैर्य था, वो इसे पहचान गया। फोन पर लगातार गोपाल उसी एक सवाल को रटे जा रहा था, मानो कोई मंत्र जाप कर रहा हो। मुत्तु कुमरन ने साफ और गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही है। दूसरे छोर से झट से चौंगा नीचे पटकने की ध्वनि आई। इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप जगह दें, तभी मैं यहां ठहर सकती हूं। जब दिल में ही जगह दे दी तो यहां देने में क्या हर्ज है? और वो भी तुमने पा ही लिया। सिंगापुर में शॉपिंग करते हुए माधवी ने कुछ इत्र खरीदा था। साज सिंगार कर वो जब हवाई अड्डे के लिए चली थी, वही इत्र लगाकर चली थी। अंधेरे में किसी एक वनदेवी की भांति सुरभि बिखेरती वो उसके सामने खड़ी हुई। मुत्तु कुमरन ने टकटकी लगाकर उसे यों देखा मानो अभी अभी पहली बार देख रहा हो। लीजिए तकिया। नहीं, मुझे बहुत मुलायम तकिया चाहिए। मुत्तु कुमरन उसका सुनहरा कंधा छूते हुए ढीठ हंसी हंसा। हे भगवान, मैं ये समझ रही थी कि इस घर में, कम से कम इस कमरे में मुझे सुरक्षा मिलेगी, पर यहां की हालत तो और भी बुरी है। उसने झूठा गुस्सा उतार फेंका तो उसके होंठ मुस्कुरा उठे। चेहरे का वो निखार देखकर मुत्तु कुमरन निहाल हो गया। जमीन बड़ी ठंडी है, हठ पकड़ोगी तो कल नाहक को बुखार चढ़ाएगा। तो अब मैं क्या करूं? बहुत दिनों से अभिनय करते करते तुम भी ऊब गई हो और मैं भी। अब हमें नया जीवन जीना है। मुत्तु कुमरन ने उठकर उसके हाथ पकड़े। वो उसके हाथ की वीणा बनकर उस पर झुक पड़ी। उसकी लंबी चौड़ी छाती और उभरे हुए कंधे फूल जैसे माधवी के कर कमलों के घेरे में नहीं आए। मुत्तु कुमरन उसके कानों में बुदबुदाया, क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? दुनिया की पहली औरत की भांति उसके आगे उसकी आंखें लज्जा से अवनत हो गईं। बोलती क्यों नहीं? माधवी ने लंबी सांस खींची। उसकी सांस सांस प्रेम लहरी बनकर उसके कानों में गूंज उठी। संसारिक कुम पाडिल्ला। उसने अपनी मलयालम भाषा का ज्ञान प्रदर्शित किया तो वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। फूल जैसे उसके हाथ उसके कंधे सहला रहे थे। दोनों के बीच फैला मौन मानो संतोष की सीमा छू रहा हो। उन कंधों पर सर रखकर माधवी उस रात सुख और सुरक्षा की नींद सो पाई। बड़े तड़के उठकर उसने वहीं स्नान किया। नई साड़ी पहनकर वो मुत्तु कुमरन के सामने आई तो मुत्तु कुमरन को लगा कि उषा सुंदरी हंसती हुई उसके सामने प्रकट हो रही हो। उसी समय गोपाल नाइट गाउन में वहां पर आया। माधवी पर उसकी दृष्टि गई तो उसकी आंखों में घृणा का भाव तिर गया। उससे वो बोल नहीं पाया। उसे भी ये समझते देर नहीं लगी कि वो उस पर बहुत नाराज है। सहसा गोपाल मुत्तु कुमरन से व्यापारिक ढंग की बातें करने लगा। तुमने मेरे बदले में कुआलालंपुर में 8 नाटक और मलाका में 3 नाटक, कुल मिलाकर 11 नाटक खेले हैं। हाँ, खेले हैं तो क्या? बात यह है कि
पैसे को लेकर भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है। हो सकता हो कि हो, पर गोपाल, आज तुम्हें अचानक हो क्या गया? 11 बार नाटक खेलने के लिए 15,000 रुपये और नाटक लिखने के लिए 5,000 रुपये, कुल मिलाकर 20,000 रुपयों का एक चेक कल ही रात साइन कर रखा है। ये लो। मुत्तु कुमरन पहले जरा झिझका, फिर मन ही मन कुछ सोचकर बिना कुछ आपत्ति उठाए गोपाल के हाथ से अचानक वो चेक ले लिया। दूसरे क्षण मुत्तु कुमरन के मुंह से जो सवाल निकला, गोपाल ने उसकी आशा ही नहीं की थी। माधवी का क्या हिसाब है? उसे भी अभी देखकर साफ कर दोगे? उसका हिसाब पूछने वाले तुम कौन होते हो? गोपाल के मुंह से ऐसे प्रश्न की आशा मुत्तु कुमरन ने की ही कहाँ थी। मैं कौन होता हूं? मैं ही आज से उसका सब कुछ हूं। अगले शुक्रवार को गुरुवायूर में मेरा और उसका विवाह है। अब वो तुम्हारे साथ अभिनय भी नहीं करेगी। ये बात तो उसी को मुझसे कहना चाहिए, तुमको नहीं। वो तुम्हारे साथ बात तक नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपना गहरा दोस्त समझकर इस घर में घुसने दिया। मैंने इस दोस्ती के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। अच्छा, तो फिर ऐसी बातें क्यों? एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। 5 मिनट ठहरो, माधवी का भी हिसाब साफ किए देता हूं, कहकर गोपाल ने वहीं से पर्सनल सेक्रेटरी को फोन किया। 10 मिनट में वो एक चेक लीफ के साथ आया। गोपाल ने माधवी के नाम 20,000 का एक चेक लिख कर दिया। पैसे तो तुमने दे दिए गोपाल, पैसे जरूर दे दिए, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी कभी मनुष्य की मदद रुपयों से आंकी नहीं जा सकती। इन पैसों को तुम्हारे मुंह पर दे मारने के बदले इन्हें लेने का एक कारण भी है। आज इस दुनिया में रुपयों पैसों से बढ़कर जो मान मर्यादा है, उनकी रक्षा के लिए भी पाप में पगे इन रुपयों की बड़ी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इन रुपयों का हिसाब करके इन पर अपना हक जताकर ले रहा हूं। गोपाल उसकी बातों पर कान न देकर वहां से चल दिया। मुत्तु कुमरन ने अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रख लिया। माधवी ने उसके काम में उसका हाथ बटाया। 10-15 मिनट में आउट हाउस खाली करके उन्होंने सभी सामान बरामदे पर लाकर रख दिए। माधवी बोली, झगड़ा तो मेरे कारण हुआ, मुझे रात को ही घर चला जाना चाहिए था। फिर तुम्हारी बातों में भय सिर उठाता सा मालूम होता है माधवी। ऐसा एक झगड़ा होने के कारण ही तो मैं खुश हो रहा हूं, लेकिन तुम ठीक इसके उल्टे नाहक चिंता करने लग गई हो। तुम समझती हो कि आगे भी हम इसके साथ रह सकते हैं? यों अभिनय करते रहे तो अक्ल निश्चय ही मारी जाएगी। हमें जीना भी है। बिना जीवन जिए कोई हमेशा अभिनय करता रहे तो कला कला नहीं रहेगी और उससे अच्छी कला नहीं पनपेगी। गोपाल को अपना जीवन सुधारना है और उसे नियम से जीना है, तो उसे विवाह करके नियमबद्ध जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो वो सिर्फ बुरा ही नहीं, बर्बाद भी हो जाएगा। इसी बंगले को ही लो, ये भूत बंगला बना हुआ है। द्वार पर चौक पूरने के लिए इस घर में कोई सुमंगला स्त्री नहीं। नौकर चाकर, बाग बगीचे, गाड़ी वाड़ी, रुपए पैसे सब कुछ हैं भी तो उनका क्या फायदा? एक बच्चे की तोतली बोली भी अब तक इस बंगले में सुनाई नहीं पड़ी। लक्ष्मी भला ऐसी जगह में निवास करेगी? माधवी यों मौन रही मानो उसकी सारी बातों में हामी भर रही हो। आउट हाउस के द्वार पर खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे कि छोकरा नायर वहां पर आया। माधवी ने उसे एक टैक्सी लाने के लिए भेजा। टैक्सी आई। लड़का माधवी से अकेले में कुछ बोल रहा था। उसकी आंखें छलक रही थीं। आपके पास 5 रुपए हैं तो दीजिए, कहकर माधवी ने मुत्तु कुमरन से 5 रुपए लिए और उस लड़के के हाथ में रख दिया। लड़के ने हाथ जोड़े। उसकी आंखें फिर भर आई थीं। अगले हफ्ते पिनांग से जहाज के आ जाने पर उदय रेखा इसी आउट हाउस में आकर ठहरने वाली है। गोपाल के मुख से लड़के ने ये बात सुनी है। माधवी ने बताया। सो तो ठीक है, अब्दुल्ला उसे पिनांग से आने दे तब ना। सुनकर माधवी को हंसी आई। छोड़ो ये भद्दी बातें, अच्छी बातें करो, मुत्तु कुमरन ने कहा। दोनों टैक्सी पर बैठे। लड़का मुत्तु कुमरन और माधवी के सामान टैक्सी पर रखकर एक ओर खड़ा हुआ। मुत्तु कुमरन ने माधवी से पूछा, कहाँ चलें? तुम्हें अपने घर में छोड़कर मैं एग्मोर लॉज चला जाऊं? हैं, बड़े बनते हैं, लॉज जाते लाज नहीं आती। मैं तो मान भी लूं, लेकिन आपकी सास नहीं मानेंगी। बिना जिद पकड़े सीधे हमारे घर आइए। माधवी की ये बात उसे बहुत पसंद आई। टैक्सी बढ़ी। टैक्सी वाले को लाइडस रोड जाने को कहकर माधवी मुत्तु कुमरन की ओर मुड़ी। मुत्तु कुमरन ने उससे पूछा, और एक बात तुमसे पूछूं? पूछिए। घर में कितनी चारपाइयां हैं? क्यों, 2 हैं? नहीं होनी चाहिए। यह भी कैसी गुस्ताखी है? होठों पर उंगलियां रखकर उसने उसे डांटने का अभिनय किया तो मुत्तु कुमरन उस पर ऐसा रीझ गया कि उसकी हर बात में, हर हाव भाव में
अनेकों गूढ़ार्थ टपकते से मालूम हुए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रस, छंद एवं अलंकारों से गुम्फित कविता सी माधवी उसकी कल्पना की आंखों में उभर आई। उसने दोनों होठों पर उंगलियां रखकर डांटने का जो अभिनय किया था, उससे उसके सत्य शिव सुंदर स्वरूप को कविता में चित्र रूप देने की इच्छा मुत्तु कुमरन के मन में उमग रही थी। पर तब तक टैक्सी माधवी के घर के द्वार पर जा खड़ी हुई थी। माधवी की मां ने उनका सहर्ष स्वागत किया। टैक्सी का भाड़ा चुकाते हुए मुत्तु कुमरन से टैक्सी वाली ने पूछा, इन्होंने फिल्मों में काम किया है ना? हाँ किया है, पर आगे नहीं करेंगी, मुत्तु कुमरन ने निर्मम उत्तर दिया। माधवी पहले ही उतरकर घर के अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मुत्तु कुमरन ने पहला काम ये किया कि माधवी से टैक्सी वाले के प्रश्न और अपने उत्तर को ज्यों का त्यों दोहराया। सुनकर माधवी हंसी और बोली, वो टैक्सी ड्राइवर आप पर जहर उगलते हुए कह गया होगा कि आपकी वजह से सिने दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंच गया। ऐसा कभी नहीं होगा, नुकसान भरने के लिए न जाने कितनी उदय रेखाएं आ धमकेंगी। माधवी एक बार फिर हंस पड़ी। अगले शुक्रवार को गुरुवायूर के श्रीकृष्ण मंदिर में मुत्तु कुमरन और माधवी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। न किसी रसिक के पास से बधाई का पत्र आया और न कोई प्रसिद्ध फिल्म निर्माता उस विवाह को सुशोभित करने को पधारा। विवाह के उपरांत उनसे प्रणाम लेने के लिए सिर्फ माधवी की मां उपस्थित थी। उस दिन रात को वे एक टैक्सी करके मावेली करे पहुंचे। मावेली करे माधवी की जन्मस्थली थी, फिर भी वहां उसके लिए कोई घर द्वार नहीं था। वे किसी रिश्तेदार के यहां उस रात को ठहरे। रात के भोजन के बाद माधवी और मुत्तु कुमरन के एकांत के लिए एक कमरा मिला तो माधवी बोली, देखा, सभी ने मिलकर साजिश करके इस कमरे में एक ही खाट छोड़ी है। वो हंसा। माधवी उसके निकट गई। उसके केश भार में बेले के फूल गमागम महक रहे थे। मुत्तु कुमरन ने उसे पास खींचकर बिठाया और उसका सिर ऐसा चूमा कि बेले की महक से उसकी नासिका भर गई। माधवी, ना जाने कितनी सदियों पहले इस बात का निर्णय हो चुका है कि किसी औरत को समाज की लंबी सड़कों पर निडर और निसंकोच होकर चलना है तो ऐसी एक सुरक्षित खाट से उतरकर ही वो चल सकती है। समाज की सड़कों में आज भी कई रावण निरंतर विचरण कर रहे हैं। आप अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला, गोपाल, सभी की। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा होड़ लगाकर अभिनय कर रहा है। वो बिना कोई उत्तर दिए उसके हृदय से लिपट गई। उसी हृदय ने उसे ऐसा सुख दिया कि आज वो अपनी निजी खाट पर सुख की नींद ले रही हो। मर्दों के समाज में जब पहले रावण का जन्म हुआ तभी इस बात का पक्का निश्चय हो गया था कि औरतों को सोने के लिए एक ऐसी ही खाट और एक ऐसे ही साथी की जरूरत है। जब तक रावणों का गुट समाज में विद्यमान है तब तक नारी समाज धूल धूसरित गंदी गलियों में बिना साथी के अकेले जा कैसे सकता है? कौन जाने समाज की वो गंदी गली कब साफ सुथरी होगी। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का 20वां और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।